मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वो इंतहा अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादी की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफें करती रहती। खानदान में किसी के घर जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहाँ बैठती बस मेरी बेटी की तो तारीफें ही किया करती। मैं तो बहुत खुश थी। पूरे खानदान में मेरी बेटी की तो धूम मची थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था। कभी उसकी कोई बात नहीं डलता था। मैं तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती। शादी के कुछ माह बाद मेरी बेटी हामिया हो गई और 5वें महीने में डॉक्टर ने यह खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर अफसोस के बेटा पैदा होने से पहले पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं बेटी की मयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाजिम ने मेरे कान में आकर कहा कि इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफन हटाया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उन जालिमों ने तो मेरे शौहर को फौत हुए कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी आयशा के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। आयशा अब 21 साल की हो गई थी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मेरी उम्र भी काफी हो चुकी थी। बेटी के जवान होने के बाद माँ के नाते मेरी आखिरी फिक्र अब उसकी शादी की रह गई। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपनी कुछ सहेलियों को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर इत्तला दें। कुछ दिन गुजरे थे। मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर सादिया मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता ही अपने भांजे के साथ करवाना है। टीचर सादिया ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वह मेरी करीबी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को अपने घर आने की दावत दे दी। मेरे दिल को बहुत इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्र कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ ही दिन के बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वह मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुई कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लड़के का बाप हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा यह कि वह मेरी दोस्त टीचर का भांजा भी था। इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर न छोड़ी थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी मैंने देकर अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 मर्तबा मैके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसकी बहुत तारीफें करती है, उससे बहुत प्यार करती है, घर का कोई काम नहीं करने देती, जहाँ कहीं भी जाती है उसे साथ लेकर जाती है, हर काम में मेरी बेटी की इजाजत और मशवरा लेती है, और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं तो आयशा की बातें सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरी बेटी की शादी खाते पीते घर में हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह हामिया हुई तो उसने मुझे यह खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वह अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसका शौहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा था और अब मेरी बेटी और उसकी सास गांव वाली हवेली में ही रहेंगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई थी। खैर, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मिलने गई और वह भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर वह रोज अपनी खैरियत की इत्तला देती रहती। ऐसे ही 5 महीने गुजर गए। फिर एक दिन उसने मुझे यह खुशखबरी भी सुनाई कि वह बेटे को जन्म देने वाली है और बहुत जल्द वापस शहर आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर उस दिन के बाद से आयशा ने मुझे फोन नहीं किया था। फिर एक रात मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फोन आया कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आयशा का इंतकाल हो गया है। मेरे लिए यह खबर किसी बड़े तूफान से कम न थी। इस जानलेवा खबर ने तो मेरी कमर ही तोड़कर रख दी। मैंने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। मुझे अपनी बेटी के ससुराल वालों के गांव का कुछ भी पता नहीं था।
मुझे जल्द ही उसके जनाजे में गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त सादिया को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि वह भी गांव जा रही है, वो मुझे अपने साथ लेती जाएगी। सारा रास्ता मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर नडाल हो गई थी। 3 घंटे के थका देने वाले सफर के बाद मैं उसके गांव पहुंची। उस दौरान मैंने अपनी बेटी के ससुराल वालों की मिन्नतें की कि मेरे आने तक मेरी बेटी को दफनाया नहीं जाए, क्योंकि मैं आखिरी मर्तबा उसे देखना चाहती थी। मैं जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में मेहमानों का खूब ब्रश लगा हुआ था, लेकिन यह बात बड़ी हैरान कुन थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में अकेली चारपाई पर रखा हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और धड़े मार मार कर रोने लगी। शौहर की वफात के बाद मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। वह सहारा भी आज छिन गया था। अब मैं जिंदा रहती तो कैसे रहती। कुछ ही देर बाद कुछ खवातीन अंदर आई और मुझे कहने लगी कि अब जनाजे का वक्त होने वाला है, आप बाहर आ जाएं। मर्द अंदर आकर मयत को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन उसी दौरान एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। एक मुलाजिम मुझे पानी पिलाने के लिए मेरे करीब हुई और उसने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब खवातीन को कमरे से निकल जाने का कहूँ। वह दरअसल मुझे मेरी बेटी के मुताल्लिक अकेले में कुछ बताना चाहती है। मुलाजिम के मुंह से यह बात सुनकर मैं तो बेचैन हो गई और मैंने खवातीन से दरख्वास्त की कि कुछ देर इस कमरे में मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी अब तो यह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। मैं कुछ वक्त अकेले अपनी बेटी की मयत के साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से बाहर निकालकर सिर्फ एक मुलाजिम को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी तबाही मौत नहीं मरी। इसी मुताल्लिक मुलाजिम मुझे बताना चाहती है। मेरे दिल में अजीबो गरीब वसव से और वाहम आ रहे थे। उस दौरान मेरे पास खड़ी मुलाजिम मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर मेरे पास आई। उसने मेरे कान में सरगोशी की कि आपकी बेटी जिंदा है। मैंने उस मुलाजिम की तरफ गैर यकीनी से देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने मजीद कहा कि खुद ही देखकर यकीन कर लो। मैंने तो फौरन बेटी का कफन हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी की सांसें मध्यम सी चल रही हैं। अलबत्ता उसे कोई ऐसी जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे उसके होंठ और जिस्म नीला पड़ चुका है। मुलाजिम झूठ नहीं बोल रही थी। मेरी बेटी सच में जिंदा थी, लेकिन उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। मैंने मुलाजिम के सामने हाथ जोड़े कि वह मेरी मदद करे। इसके बदले में उसे मुंह मांगी कीमत देने को मैं तैयार हूँ। मुलाजिम नेक दिल थी। उसने फौरन हामी भर ली और वादा किया कि वो मेरा पूरा साथ देगी। मैंने अपने शौहर की आखिरी निशानी सोने के वह 2 कंगन जो मैं हमेशा अपनी कलाइयों में पहने रखती थी उतार कर फौरन मुलाजिम की मुट्ठी में दबा दिए और जल्दी से अपनी चादर उतार कर मुलाजिम को दे दी, ताकि वह मेरी बेटी को यह चादर पहनाकर किसी भी तरीके से फौरन हॉस्पिटल ले जाए। मुलाजिम ने मेरे मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की। उसका शौहर फौरन वहां पहुंच गया। उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी को दूसरे दरवाजे से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बेटी का कफन खुद ओढ़कर वहीं लेट गई, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर यह जुल्म क्यों हुआ था। मुलाजिम अपने शौहर के साथ मेरी बेटी को करीबी हॉस्पिटल में पहुंचाकर जल्दी से वापस आ गई। उसने समझदारी से मेरा चेहरा कफन में छुपा दिया और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि आयशा की माँ अपनी बेटी का आखिरी दीदार करके पिछले दरवाजे से निकल गई है। वह जाते हुए कह गई है कि आज से मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा और मेरी बेटी को यहीं दफन कर दिया जाए। मुलाजिम की बात सुनकर गांव की औरतें तो मुझे लान तान कर रही थीं और मेरी बेटी की सास और उसकी बहन मुझे बाकायदा बुरे बुरे अलकाबात से नवाजना शुरू हो चुकी थी। मैं उनकी जुबान से अपने खिलाफ उगलती हुई गलात सुनकर दंग रह चुकी थी, लेकिन मैं सांस रोके कफन में छुपी रही। कुछ देर बाद मर्द हजरात आए और जनाजे की चारपाई को उठाकर बाहर ले गए। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के साथ मुकाबला किया था और बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सब कुछ सहा था। एक ऐसा कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक माँ ही पास कर सकती है। अब बाकायदा मेरा जनाजा पढ़ाया गया और मुझे कब्र की गहराइयों में उतारा गया। मैं यह सब कुछ देखती सुनती और बर्दाश्त करती रही। जब गोरख ने कब्र को बंद करके कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर और खौफ से उस दिन मुझे अपनी सांस हकीकी मानों में बंद होती हुई महसूस हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि जल्द इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। जब तमाम रसूमात की अदायगी के बाद सब लोग कब्रिस्तान से रुखसत हो गए तो फिर वही मुलाजिम जो मेरी बेटी को लेकर गई थी वह चुपके से वहां चली आई। उसने जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकाला और हम दोनों ने मिलकर कब्र को दोबारा पहले की तरह बंद कर दिया।
मैंने उसका का शुक्रिया अदा किया और फौरन अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर वह मुझे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी कि बर वक्त मेरी बेटी का मैदा वॉश कर दिया गया है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। यह सुनकर मेरी तो जान में जान आई। अगली सुबह मेरी बेटी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर मुलाजिम के घर आ गई। घर क्या था, वो एक छोटी सी झोपड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी मेरी बेटी को सफर करने से मना किया था, तो हमारे लिए सबसे महफूज जगह उस मुलाजिम की झोपड़ी ही थी। मैंने मुलाजिम का शुक्रिया अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर रब का शुक्र अदा किया। यहाँ मैंने तसल्ली से मुलाजिम से असल कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ हुआ क्या था, जिस पर उसने मुझे बताया कि मैं उसकी सास के घर में मुलाजिम हूँ, तुम्हारी बेटी की सास। वैसे तो तुम्हारी बेटी की तारीफें करती न थकती थी, मगर वह उसे रोज खाने में कोई दवा मिलाकर दे रही थी। एक दिन मैंने चुपके से देख लिया। मैं पहले पहल समझ ना सकी, मगर जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी और उसने अपना बच्चा भी उस दौरान खो दिया, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि उसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब यह लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी बेटी की सास ने मुझे एक जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर दी और कहा कि आयशा को दे आओ और उसे कहो कि यह दवा पी ले। मैं वह शरबत बाहर सहन में ले गई और उसे गिरा रही थी, मगर तभी मालकिन ने मुझे देख लिया और उसने मेरे हाथ से वो गिलास जल्दी से छीन लिया और जाकर थोड़ा सा बचा हुआ शरबत आयशा को पिला दिया। वह शरबत पीते ही आयशा की दिल की धड़कन कुछ वक्त के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को यूं लगा जैसे यह मर गई है, मगर मैंने गौर से देखा था, हकीकत में आयशा जिंदा थी। अभी उसकी सांसें चल रही थीं। उस मुलाजिम की पूरी बातें सुनकर मैं तो सख्ते में आ गई थी कि यह कौन लोग हैं और उनकी मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले में उन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी, हत्ता कि उसके बच्चे की भी जान ले ली। बच्चा तो उनके अपने बेटे की ही औलाद थी, फिर भी रहम न किया। बहरहाल उन सवालों के जवाब तो मेरी बेटी ही दे सकती थी, लेकिन अभी मैं उससे यह सारी बातें नहीं पूछ रही थी। वह बहुत कमजोर थी और दवाइयों के असर से वह दिन भर सोती रहती थी। चंद रोज तक हम उसी वैरान में छुपे रहे। उस दौरान मुलाजिम आती जाती रहती और मेरी बेटी के लिए दवाएं ले आती, जिससे उसकी तबीयत अब संभल रही थी। साथ ही वह मुलाजिम मुझे मेरी बेटी के ससुराल वालों की खबरें भी पहुंचाती रही। उसने मुझे बताया कि मेरे दामाद को भी अपनी बीवी की मौत की इत्तला दे दी गई थी और आजकल वह भी वापस आया हुआ है। दूसरी जानिब मेरी बेटी की हालत अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। अब तो उसने खुद से उठना बैठना और खाना पीना शुरू कर दिया था। जब उसकी तबीयत संभल गई तो मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। मेरी बेटी आयशा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि आज तक उसके ससुराल वालों ने कभी भी उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने तो हमेशा उसे शहजाद की तरह रखा था। लेकिन ना जाने उनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी। मैंने उससे ज्यादा पूछगिछ करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वह अभी मुकम्मल तौर पर सेहत याबू थी। खैर, कुछ ही हफ्ते बाद मैं उसे लेकर रात के अंधेरे में छुप छुपा कर अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी बेटी आयशा जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी इस सारी बात का पता चले। वो लिबान इतवार का दिन था। मैं घर का कुछ सौदा सेल्फ लेने बाजार गई। वहाँ से वापसी पर मैं अपनी बेटी के लिए सूट लेने मॉल चली आई। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहाँ अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के हमराह दाखिल हुआ। दोनों के दरमियान काफी गपशप और मोहब्बत नजर आ रही थी। उसने मुझे और मैंने उसे देख लिया। दामाद को किसी और औरत के साथ देखकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि बज़ाहिर तो अभी उसकी बीवी को मरे हुए 8 दिन भी नहीं हुए थे और वह किसी और औरत के साथ हंसता खेलता फिर रहा था। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह समझ आ गई थी। मैं खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। मुझे कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं लोगों की नजरों से छुपाकर तो नहीं रख सकती थी। न मैंने घर वापस आकर अपनी बेटी को सारी सूरतें हाल से आगाह किया और उसे बताया कि अब यही वक्त है कि अपने शौहर पर खुला का केस दायर किया जाए और अलहदगी इख्तियार की जाए। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसका मसूबा कुछ और है। आप उन पर मेरे कत्ल का केस दायर करें और पुलिस को साथ लेकर गांव जाएं। गांव में उन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ उनका मकरूह चेहरा सबके सामने बेनकाब हो। मुझे अपनी बेटी की यह बात मुनासिब लगी और मैं थाने जा पहुँची। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, मगर शुक्र है वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरी जानने वाली निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और यूं मैंने अपनी बेटी के कत्ल की FIR दर्ज करवा दी।
अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की, जिस पर ज्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल गांव का महजब घराना है। मैंने पुलिस से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की दरख्वास्त की, जिसे सुनकर मेरी दोस्त और उसकी बहन के हाथों के तो तोते ही उड़ गए और वह तो फौरन मेरी जी हुजूरी करने लगी कि तुम्हारी बेटी को हमने तो नहीं मारा, वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अपनी ही तबाही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छल नहीं हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और पुलिस से कब्र खुलवाने की दरख्वास्त की। यूं गांव के मौज अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा से खोला गया और यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद ही नहीं था। वो मंजर देखकर तो मेरी बेटी की सांस के ही छूट गए थे। लोगों ने वहां गवाही दी कि कब्र में लाश को तो हमारे सामने उतारा गया था और बाकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ यह बात तो साफ जाहिर हो गई कि लड़की की मौत तबाही नहीं है। घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, जहां दिन रात उनकी खूब खातिरदारी हुई। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब इंतकाम कार्रवाई थी और उस इंतकाम ने एक मर्तबा फिर मुझे मेरे माज में लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भाग निकली थी। आज से बरसों पहले मेरा रिश्ता मेरे वालदैन ने अपनी मर्जी से तय किया, तो मुझे उस रिश्ते पर एतराज था, क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे वालदैन ने मेरे लिए पसंद किया था वो दरअसल मुझे पसंद करता था। उसका का नाम अरसलान था। अरसलान ने मुझे पहले ही कहीं देखकर पसंद कर रखा था और चूंकि वह 2 बहनों का इकलौता भाई था तो माँ बाप का लाडला था। माँ बाप ने उसकी पसंद का मान रखा और रिश्ता लेकर मेरे वालदैन के पास पहुँच गए। मेरे वालदैन को भी रिश्ता पसंद आ गया और यूं बात तय हो गई। मुझे उस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने अरसलान के वालदैन और बहन भाइयों को ठीक से देखा भी नहीं था। मैं तो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी भी नहीं पूछी, आनन फानन मेरी मंगनी कर दी। मंगनी के बाद तो अरसलान ने मेरे वालदैन से इजाजत ली और अक्सर मुझे मिलने आने लगा, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जब भी मुझसे मिलने आता तो महंगे महंगे तोहफे तहाइफ ले आता, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थे। लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफे को अहमियत ना दी और उठाकर बेदिली से फेंक देती। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और अरसलान का मिल ना झुलना मुझसे कुछ कम हुआ। उस दौरान मुझे भी अपने पसंद के लड़के के साथ मिलने का मौका में असर आ गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन मैंने घर से भागकर नदीम से मोहब्बत की शादी कर ली। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलटकर अपने घर ना जा सकी और ना ही कभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की। उसी दौरान अल्लाह ताला ने हमें एक चांद सी बेटी दी। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।